नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा ये विशेष कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, जिसमें हम मूलतः और मोटा मोटी रूप में जिसको कह सकते हैं, हम अभी जो फिलहाल जो राजनीति चल रही है देश में, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से जो कुछ बातें चल रही हैं, देश में किस तरह का राजनीतिक माहौल है, इसके ऊपर इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ होते हैं राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह भी। चंद्राजीत सिंह भी असल में एक्टिव पॉलिटिक्स में लगभग 6 दशक से हैं और छात्र राजनीति से ही राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक जो चौसर है, राजनीतिक जो शतरंज है, उसके माहिर खिलाड़ी हैं। और पूर्वानुमान की बात करें तो चंद्राजीत जी को राजनीतिक पूर्वानुमान में भी काफ़ी विशेषज्ञता हासिल है। चुनाव परिणामों की बात करें, चुनाव की स्थिति की बात करें, चुनाव के जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, उनमें भी खासी पकड़ चंद्राजीत जी की रही है। और कई बार चंद्राजीत जी ने जो मुद्दे राजनीतिक पार्टियों को बताए, उन मुद्दों के आधार पर राजनीति में उनकी चलत भी बनी और राजनीति को उनके जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्राजीत सिंह भी का स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका सिंघवी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, तो शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की और जानना सबसे पहले ये चाहेंगे कि इस वक्त संसद का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से हंगामा चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, संसद की कार्रवाई भी लगभग चलने नहीं दी जा रही है। और ऐसे में आप क्या कहेंगे अडानी मामले का, ये जो इस वक्त विरोध चल रहा है और संसद में नारेबाजी चल रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अडानी का इतना जबरदस्त षड्यंत्रकारी तरीके से विरोध हो रहा है। वो हिंडरबर्ग है या हिडन जर्म है, ये मैं नहीं जानता, पर उसके बकवास करने से अडानी के शेयर घटे। लोगों ने देखा कि इसका तो अंत हो जाएगा और कल में एक दिन में 69,000 करोड़ से उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। अब तो शेयर है, सटोरियों का खेल है, अप एंड डाउन। और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अडानी का क्या लेना देना है? अडानी का विरोध कर रही है कांग्रेस, क्यों भाई, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने तब प्रणब मुखर्जी का विरोध नहीं किया जब अचानक अंबानी कहां से कहां पहुंच गया। तुमने तब तो जवाहरलाल जी का और इंदिरा जी का विरोध नहीं किया जब उस जमाने के अंदर कुछ चंद घराने मोटर की मोनोपोली से बढ़ गए। ये गलत तरीका है। एक प्रकार का विरोध करना, पार्लियामेंट को घेरना, समय खराब करना, समय बर्बाद करना, एक अकेले घर का विरोध करने के लिए सारी संसद को बहिर्गमन की स्थिति में ले आना, इट इज नॉट जस्टिफाइड। ये गलत है और इसे गलती कहा जाएगा। अब चूंकि साहब ने पूछ ही लिया है तो मुझे आप एक बात बताइए। आज यहाँ पर आपके सामने एक बिल्डिंग है, NEI, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का गेस्ट हाउस। इसकी बुक वैल्यू तो 10,000 भी नहीं होगी अब, क्योंकि 50 साल में डेप्रिसिएशन होते होते 0 हो गई और वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ के आसपास हो गई। क्या कहोगे आप इसको? इसलिए वास्तव में ये जो तरीका शेयरों से, शेयर कीमत से कंपनियों के मूल्यांकन का तरीका ही गलत है। कंपनियों का मूल्यांकन होना चाहिए एसेट वैल्यू से। मार्केट में एसेट वैल्यू क्या है, ऊपर लायबिलिटी क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालो। मुझे बताइए अडानी की कौन सी कंपनी का एसेट उसकी मार्केट वैल्यू से कम है? क्या अंबुजा का कम है? क्या ACC का कम है? क्या मुद्रा पोर्ट का कम है? आप नाम तो बताओ। जब एसेट ज्यादा हो और लायबिलिटी कम, रिजर्व बैंक ने क्या दिया कि हमारे सारे लोन रिजर्व है, सिक्योर्ड है। सो लोन देने की प्रक्रिया है। मुझे याद है कोई जमाने में 50,000 का लोन लेने के लिए मुझे 2 लाख की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी बैंक में। मैंने चुका भी दिया, वापस भी आ गया। तो कोई आदमी जब लोन लेता है तो देने वाला उसकी औकात देखता है, उसकी हालत देखता है, उसकी स्थिति देखता है, वापस देने की क्षमता देखता है। अरे आज एक मकान का भी लोन ले जाते हो तो बैंक देखती है कि वापस चुकाने की क्षमता है या नहीं। तो जब लोन दिया गया है इसका मतलब लोन से कई ज्यादा उसकी संपत्ति है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के सारे लोन डूब जाते। ऐसा है नहीं। अडानी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। अब ये आरोप लगा रहे कि अडानी को भाजपा का सपोर्ट है। एक बात बताओ, कौन सी सरकार सफल राजनीति का सपोर्ट नहीं करेगी? जब कोई राजनीति ये कमाने लगता है तो टैक्स भी देता है। टैक्स पेयर हो और पूरा टैक्स दे
तो उसमें सपोर्ट करना क्या गुनाह है? मैं तो कहता हूँ खुला बोलना चाहिए मोदी जी को, जो भी उद्योगपति कमाएगा और प्रॉफिट में जाएगा हम उसको तबकी देंगे, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, नथिंग रॉन्ग इन टू इट। अब इस प्रकार की बेहुदा बात करना, अडानी को सरकार का क्या समर्थन है बताओ? कौन सी पॉलिसी बदली है? अडानी आपने तो प्रणब मुखर्जी के वक्त अंबानी के लिए पॉलिसियां बदल दी थी, भूल गए क्या? मगर ऐसी आदत है, ये एक प्रकार की जो बचकाना हरकतें हो रही है, ये पार्लियामेंट का समय खराब करती है, उद्योगपतियों को हतसात करती है, विश्व में भारतीय उद्योगपतियों की प्रतिष्ठा को गिराती है। आज एक आदमी अगर विश्व पटल पर दूसरे नंबर पर आ गया था तो आपको तो गर्व करना चाहिए था। हिंडनबर्ग ने कह दिया, काहे का हिंडनबर्ग है, ये तो कोई हिडन जर्म है, इसकी पहचान मुझे पता लगा रहा हूं, लग जाएगी तो आपको बताऊंगा। मैं इस तरह कह सकता हूं, पार्लियामेंट को इस एक घराने के विरोध में इस प्रकार का विरोध करना लोकतंत्र की मर्यादा का दुरुपयोग है, ये प्रशंसनीय नहीं है। वो असल में निशाना तो अडानी नहीं है, इसमें अडानी तो स्केपगोट बना हुआ है, निशाना तो पीएम मोदी के ऊपर है असल में, कि किसी तरह से अब 8 साल में 9 साल में कोई भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला आया नहीं है, कोई आरोप है नहीं, तो हो सकता है कि ये भी एक बात हो कि पीएम मोदी की घेराबंदी चल रही हो कि भाई आप आइए, अब आपका नंबर है। जी, आसमान पर जब थूकता है कोई तो वो थूका आगे गिरता है, उसी के मुंह पर गिरता है। अब मोदी जैसे आदमी पर जो अपने परिवार और मां और भाइयों के लिए भी गंभीर नहीं, इस प्रकार की कल्पनाजनक आरोप लगाना तो देश के लोकतंत्र का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, ये भारतीय लोकतंत्र की मजाक है। अरे अडानी पर आरोप सीधा लगाओ, हिम्मत तो लगाओ, उसकी आड़ में क्यों लगाते हो? ये तो वही बात हुई कि शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध कर दिया, तो शिखंडी ढूंढ रहे हैं ये, इनमें ज्यादा तो शिखंडी लगता है आरोप लगाने वाले, मुझे कोई भीष्म पितामह तो लग नहीं रहा है, इसलिए इन आरोपों की मैं चिंता नहीं करता। आपसे भी कहता हूं, अपने चैनल के माध्यम देश के लोगों से कहो, जो भी उद्योगीकरण कमाता है अपनी हैसियत से कमाता है, चाहे वो अनिल अग्रवाल हो, चाहे बिरला हो या आदित्य बिरला हो, चाहे टाटा हो या एलसी के बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, और जो नहीं कमाता है तो अंबानी का भाई अनिल अंबानी की तरह वो बर्बाद भी हो जाता है। जिसको जनता प्यार करती हो, उद्योग की इज्जत करती हो, वो उद्योगपति मरता नहीं है। आज बांगड़ में मंगीराम जी नहीं रहे तो क्या हुआ, सी सीमेंट कमाई रहा है ना, कल तो कह देंगे कि इसको भी आपने माइंस की लीज देने में पक्षपात किया, आरोप लगाने में क्या है? ये तो कबीरा जेरा, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो जीव है, इसका काम है बोलने का, मुंह फटक कर बोलती रहती है। हाँ, अभी तक के आरोपों में कोई सब्सटेंशियल कोई बात तो नजर नहीं आ रही है, अनसब्सटेंशियल भी नहीं है। जब रिजर्व बैंक कह रही है कि हमारे लोन सिक्योर्ड है, तो आपको क्या तकलीफ है? इन्होंने कहा बहुत बड़े लोन ले लिए, मैं कहता हूं मैं 1 लाख करोड़ का लोन लाऊं और मेरे पास 2 लाख करोड़ की देने योग्य संपत्ति है, तो इसमें अपना क्या है? बैंक का पैसा काम आया क्या? बैंक ने ब्याज छोड़ दिया? बैंक ने इंटरेस्ट नहीं लिया क्या? बैंक ने इंटरेस्ट में कटौती कर दी? कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो देश के हित में हुआ, जो हुआ उद्योगों के हित में हुआ, जो हुआ अर्थनीति के हित में हुआ, आर्थिक प्रगति के लिए हुआ। थैंक्स मिस्टर अडानी, आप तो दूसरे नंबर हो, हम तो उस दिन खुश होते जब पहले नंबर पर आ जाते। होना चाहिए, एक उद्योगपति उद्योग लगाता है, नींव लगाता है, काम करता है। हिंदुस्तान जिंक कौड़ियों के अंदर दे दी गई, आज हिंदुस्तान जिंक की क्या स्थिति है? क्या हम उसकी आलोचना करें? अरे उत्तर दी गई थी, उसका स्क्रैप की कीमत कंपनी से ज्यादा थी, मगर बाद में अनिल अंबानी ने संभाल लिया, हिंदुस्तान जिंक बढ़ने लगी, नाम हो गया, विश्व में नाम हो गया, देश में नाम हो गया। वी शुड एप्रिशिएट इट। कोई भी आदमी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी अहमद और ईमानदारी से पैसा कमाता है तो उसकी पीठ पर थपकी देना सरकार का कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। जनता का भी कर्तव्य है कि अपने उद्योगपतियों को सहेज के रखें, क्योंकि हमारे अगल बगल में जो स्थितियां चल रही हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है वो भी चर्चा में रहा, और हम भी इसमें ये बात देख ही रहे हैं कि हमारे अगल बगल में क्या स्थितियां हैं। श्रीलंका की स्थिति हम देख रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति चीन के कर्ज में डूबा पड़ा है, पाकिस्तान में आटे का जिसको कहते हैं दाने दाने का नहीं, आटे का अभाव है। तो ये स्थिति तो हमारे सामने ही चल रही है। ऐसे में यदि हमारे उद्योगपति तरक्की कर रहे हैं, विश्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो जनता को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और कल लोकसभा में पीएम मोदी ने जो बात कही वो भी, और राज्यसभा में एक बात कही वो भी हम यहाँ उद्धृत करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आपके कमेंट्स आते हैं। कल पीएम मोदी ने 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही, और उसमें एक बात तो ये कि हमारे जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो ये पहले तो ये तय कर लें कि आरोप कहां लगाना चाह रहे हैं।
उनका ये कहना था कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि विदेशों में यानी कि पूरी दुनिया में भारत की कोई स्टैंडिंग नहीं है, और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, यही अडानी के मामले में इशारा था पीएम मोदी का, नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये आपने कहना है कि विश्व में हमारी कोई औकात नहीं, हमारे को आंखें दिखा रहे हैं देश, और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हमने पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस कर दिया है। यह आरोप था असल में अडानी के मामले में पीएम मोदी के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया गए पीएम मोदी तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार दबाव में आई, बांग्लादेश गए, इजराइल गए, ये कई तरह के उदाहरण राहुल गांधी ने भी लगाए और विपक्ष के लोगों ने भी लगाए। इसके ऊपर पीएम मोदी ने कल एक ऑस्ट्रेलिया के काम को चीन हड़पना चाहता था, अडानी ने चीन को नहीं जमने दिया, खुद ने ले लिया। इजराइल अगर अपने पोर्ट अडानी को देता है तो क्या इन अपोजिशन वालों की राय से देगा? क्या राहुल गांधी की ओपिनियन से देगा? क्या कांग्रेसियों की राय करके देगा? उनके मशवरा से करेगा? अरे भाई, अडानी ने तो चीन के दांत खट्टे कर दिए 10 जगह। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि और कोई भारतीय इन वर्ल्ड कॉन्ग्लोमरेट के सामने मुँह प्रताप देकर खड़ा नहीं हो सकता था, तब अडानी हुआ है ना। अडानी को अप्रिशिएट करो। अब मोदी जी पर आक्रमण करेंगे, आप भी कैसी बातें करते हो? अरे वो शेर पर आक्रमण करने के लिए खरगोश की आड़ लेगा क्या? शर्म आनी चाहिए। मगर शर्म होती है उनको जिनको शर्म आती है, जिनको शर्म ही नहीं होती है उनको शर्म क्यों आएगी? आएगी भी नहीं। इनका काम है आरोप लगाना। मोदी जैसे महान व्यक्ति पर राहुल गांधी आरोप लगाता है तो मुझे लगाता है कि हिमालय को तोड़ने के लिए कोई लकड़ी का क्रिकेट का बल्ला लेकर हिमालय को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे भटकाना आरोप का कोई वैल्यू नहीं है। लगाने वाले की वैल्यू करती है, लगाने वाले की कीमत करती है। लगाने वाले का को मालूम पड़ना चाहिए वो किसके बारे में बोल रहा है। मोदी हिमालय पहाड़ है और तुम तो छोटी मोटी अरावली भी नहीं हो यारो। अगली बार संसद में कांग्रेस की 32 सीट आएगी, 32। आप लिख लो, मेरा दावा है 32 सीट आएगी। मैंने पहले कहा था 2003 में कि भाजपा की 120 सीट आएगी। दुनिया ने मजाक उड़ाई, भैरू सिंह से कहा उससे सबने, और 120 आई। मैंने गुजरात में कहा था कि 350 के आसपास सीट है, 150 के आसपास सीट आएगी और भाजपा की 156 सीट आई। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि योगी के 250 से ज्यादा सीट आई और आई ना। तो फिर आदमी कैलकुलेट करता है तो पार्टी हित में जब कैलकुलेट करता है तो पार्टी हितों का पक्षपात उसके कैलकुलेट को भ्रष्ट कर देता है। और जब आदमी निष्पक्ष होकर सोचता है कि हमारा पार्टी से लेना देना नहीं, हम तो जनता जनार्दन है, तो फिर वो निष्पक्ष कैलकुलेशन होता है। अब ये कैलकुलेशन साफ है। आगे वाले चुनाव में कांग्रेस 32 से 35 सीट लाएगी। आज की तारीख में लिखकर सुभाष जी अपनी डायरी में नोट कर लो और कह देना कि राजस्थान के चाणक्य चंद्रराज सिंह जी की घोषणा है। मैं भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहा हूं, बहुत दुनिया देखी है, 12 साल का तब से राजनीति में हूं, मेरी बात गलत होती नहीं है। अब ये बोलते हैं पार्लियामेंट तो कुछ भी बोलो, पार्लियामेंट इम्यून है, स्पीकर साहब हंसते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं। अब ये तो बात अलग है। एक बयान और यहां जिक्र करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, ये भी कल के बयान की बात है, आज वाली बयान पर भी आएंगे। कल के भाषण में पीएम मोदी ने एक बहुत और भी दिलचस्प बात कही जिसके ऊपर फिर बाद में शायद ये कांग्रेस वाले भी हंसे, और उनका यह कहना था कि नोटबंदी के बाद जीएसटी, कोविड, इस मामले में हार्वर्ड की बड़ी इस रिसर्च और स्टडी को आप लोग विपक्ष वाले लोग बड़े महत्व देते हो, लेकिन आप लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और रिसर्च की है और उस रिसर्च का टाइटल है फॉल एंड राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस। तो हाँ, राइज एंड फॉल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो उनका ये कहना था राइज हुआ तो बात राइज किया, राइज हुआ तो हुआ। जब राइज हुआ तो क्या हमने तालियां नहीं बजाई? जब जवाहरलाल नेहरू ने एटॉमिक एनर्जी की फाउंडेशन डाली कि हमने मुझ पर ताम नहीं दिया? जब जवाहरलाल नेहरू ने ये किया हम खुश हुए। जब अटल बिहारी ने पोखरण में धमाका किया तो मुझे जब जिसका राइट उसकी जय जयकार। जब इंदिरा जी के टाइम बांग्लादेश वाले मामले में पूरे देश ने जय जयकार और हाहाकार करना हमारी नीयत है, हमारे करेक्टर है और ये सही भी है। जब कोई अच्छा काम करता है तो जय जयकार करते हैं, तो दूसरे जज के कहते हैं कि जय जयकार क्यों करते हो? तो आपके कारण जय जयकार करें। आपका पतन जय जयकार करे और किसी का उत्थान तो हाहाकार करे। ये कौन सा तरीका है? ये गलत तरीका है। अटल जो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया 72 साल में भारत में कोई कर नहीं पाया और आगामी 72 साल में कोई करेगा नहीं। ये भी मेरी भविष्यवाणी है। मैं रहूं या न रहूं, ये आपका वीडियो तो जिंदा रहेगा
हमारे पोते पड़पोतों को सुनाना, वो भी पैदा हो चुके हैं दुनिया में, वो भी कहेंगे कि आपकी बात सही थी, आप चिंता मत करो। पार्लियामेंट में कोई आरोप लगाए, मोदी तो वो पवित्र आदमी है जिस पर आरोप लगता ही नहीं है। लोग तो कहते हैं कि चिकने घड़े पर बूंद नहीं ठहरती है, ये तो चिकना घड़ा नहीं है, ये तो अमृत का घड़ा है, इस पर बूंद का क्या असर होगा। बोलने दो राहुल जी, आपको छूट है, खूब बोलो। आज के भाषण की एक हेडलाइन आज के भाषण की ओर आपके सामने रख रहे हैं, व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कहा कि हमने सत्ता जब से संभाली है तब से जिस तरह से हम जो स्टेट ओरिएंटेड जो वेलफेयर स्कीम्स का जो पैसा है जो हम डिजिटलाइजेशन के मार्फत जनता को सीधा भेज रहे हैं, वो है असली सेकुलरिज्म। वो ये पॉइंट उनका आज का भाषण का सबसे खास पॉइंट रहा, जिसमें कि उन्होंने विपक्ष की ये जितनी सेकुलरिज्म ओढ़े हुए पार्टियां बैठी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनके ऊपर ये प्रहार था कि असली सेकुलरिज्म आपने किया क्या। असल में हमने किया है कि हमने बिना जाति भेद। सुभाष जी, उन्होंने जो किया वो पिक्यूलरिज्म था, वो सेकुलरिज्म था ही नहीं, वो वोट बकेरू सेकुलरिज्म था। आर्थिक स्थिति उसका लेना देना नहीं था। वोटों के लिए सेकुलरिज्म की हार ली गई, माइनॉरिटी का वोट हमारा पक्का हो जाए, हो गया। क्या छक्का मार लिया तुमने, दुअन्ने बन के रह गए। ये जो बात करते हैं सेक्युलरिज्म, किसका सेक्युलरिज्म? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब था कि काशी विश्वनाथ की रक्षा नहीं हो? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब ये था कि कश्मीर के ब्राह्मणों को वहां पर निर्वासित ही रखा जाए? अरे सेक्युलरिज्म को बेचने वालों, तुम्हें सेक्युलरिज्म की स्पेलिंग समझनी चाहिए। सेक्युलर का सर्वधर्म समान। बताइए हमने किस मंदिर पर मस्जिद लगाई, किस मंदिर को पाबंद किया, कहाँ जात का मना किया, कहाँ जो बोलते हैं उनके अल्लाह अकबर के नारे को रोकने की कोशिश हमने की नहीं। ये है रियल सेक्युलरिज्म। मैंने तो डबल सेक्युलरिज्म किया है। महादेव का मंदिर शंकर का और निवास तीर्थंकर का, ये भी एक सेक्युलरिज्म है। हमारा सेक्युलरिज्म दिखता नहीं है इनको। ये सेक्युलरिज्म को बेचने वाले लोग हैं। ये सारे सेक्युलरिज्म को वोट कैचिंग मशीन के लिए काम में लेते हैं। इनका राष्ट्र से कोई लेना देना ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ राष्ट्र और सेक्युलरिज्म का टकराव होगा तो हम पहले राष्ट्र के साथ जाएंगे, बाद में सेक्युलरिज्म जाएंगे। सेक्युलरिज्म इज नेसेसरी बट पेट्रियोटिज्म इज मस्ट। इसको नहीं समझते हैं, उन आदमियों की बुद्धि पर मैं क्या कहूं, कहने का भी जी नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो आपने बात कही वो इंपॉर्टेंट बात है कि हम यदि उन दिनों को याद करें कि हमारा रिजर्व बैंक का जो रिजर्व गोल्ड था वो तक हमने गिरवी रख दिया और हमारे देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक का इतना भारी प्रेशर रहा, हमने कई योजनाएं उनके दबाव में ले ली, हमारा उस कल्चर से लेना देना नहीं था, हमारे बच्चों को कीड़े पड़े हुए दूध और वो लाल गेहूं का दलिया खिलाया हमने वो दिन देखे हैं देश में। और आज ये देश PL 480 का क्यों PL4 जो जानवर भी नहीं खाता, आज हम क्यों एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है। आज हम नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी और घटिया बात तो ये है ना, मोदी का अभिनंदन करो सुभाष जी, जो काम उन्होंने इस देश के लिए कर दिया 100-70 वर्ष में कोई नहीं कर सका। अरे करना तो छोड़ो, इन्हीं की अलायंस पार्टी की, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों की सरकार थी ना। गोल्ड लेकर गए थे जब पालम हवाई अड्डे, उस टाइम पालम हवाई अड्डा कहलाता था, ये गोल्ड लेकर गाड़ियों में गए हैं। आज जो हालत पाकिस्तान की है, देखिए आज जो पाकिस्तान की हालत है वो आपकी हालत थी उस वक्त। आप मेरे कहने पर इन पर दया करो, इतना मत मारो, इतना सच मत बोलो, ये बेहोश हो जाए, ये पागल हो जाए, मत करो। इनकी गलतियां माफ, पर नहीं एक अभी हाल ही में आपको सुनाई दिया होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करने की बात भारत सरकार कह रही है पाकिस्तान से। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बेसिकली नेहरू जी के टाइम में WHO की वर्ल्ड बैंक के दबाव में हमने साइन किया कर दी 80%। सुनिए, उसके लिए नेहरू जी की आलोचना करें, नहीं करेंगे। सुनिए, 80% पानी भारत को नहीं मिल रहा है, उसमें 20% भारत को है और 80% पाकिस्तान को है। अब नेहरू जी ने कर दिया तो कांग्रेस के लिए परमात्मा ने कर दिया। हाँ, तो आज कहा ना पीएम मोदी ने कहा कि भाई नेहरू जी इतने ग्रेट थे। कांग्रेस की, आप कांग्रेस की गलतियां निकालोगे तो ये पार्लियामेंट से बहिर्गमन कर लेंगे, ये भूगर्भ साहब भी बैठ जाएंगे, बोलेंगे वापस लो। नेहरू जी की आलोचना क्यों की आपने, इंदिरा गांधी की आलोचना क्यों की आप? नहीं, आज आप बहुत जोरदार एपिसोड हुआ है, सुनिए। ये गड़गड़ाकर तालियां बजाएंगे, इनकी आदत ही खराब हो गई है। ये पार्टी के दायरे में, पार्टी के संकुचित दायरे में केवल पार्टी का सोचते हैं, भारत का नहीं सोचते। इनके झंडे के अंदर 3 रंग हैं, मुझे तो क्या बोल सकता हूं, उनकी मर्जी है। और भाइयों एक हाथ बताओ, अगर हिंदुस्तान में
आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई देशभक्त बनाओ जिसने अपनी पार्टी के हित के खिलाफ जाकर के देशभक्ति का नारा दिया हो। एक ओनली एंड ओनली नरेंद्र मोदी। उन्होंने तो देशभक्ति का अलावा सोचा ही नहीं, कुछ कभी सोचा ही नहीं, कभी कोई किसी प्रकार का कांड ही नहीं हुआ, कोई आरोप ही नहीं लगा, न धन की लूट हुई, न कोई लूट की छूट हुई। कांग्रेस तो धन की लूट और लूट की छूट देता आया है और करता आया है। कांग्रेस में भी ये नहीं एक अच्छे आदमी ने हुए। जब लाल बहादुर शास्त्री का era आया था, हमने कभी उन पर आरोप नहीं लगाया। आरोप लगाने के पहले अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर, अपने सीने पर हाथ करके आत्मा से पूछो, फिर आरोप लगाओ। केवल आरोप लगाना ही बहुत कुछ नहीं होता है। आरोप के पीछे सत्यता होनी चाहिए, उसके पीछे पैट्रोटिज्म होना चाहिए, उसके पीछे भक्ति होनी चाहिए, उसके पीछे एक बात और है, सनातन बौद्धिकता होनी चाहिए। एक बात और है, आज पीएम मोदी ने एक बात और इंटरेस्टिंग कही है। उन्होंने कहा कि भाई आप नेहरू जी को इतना ग्रेट बताते हैं, हम भी बोले कई बार चूक जाते हैं उनका नाम लेने से, लेकिन हम भी मानते हैं कि वो अच्छे बड़े देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बड़े आदमी थे। लेकिन उनका यह कहना था कि ये नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, गांधी सरनेम क्यों लगाते ये बात तो सही है आपका। हाँ, ये बात उन्होंने, ये तो अटल बिहारी मोदी जी जो पूछते हैं ना, उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। उसको समझने की बुद्धि मेरे में नहीं। उनकी हर बात के पीछे 2-3 तय होती है। बात तो सही है। जब नेहरू दत्तात्रेय ब्राह्मण लिखते हैं जी ने अपने नाम के आगे तो गांधी सरनेम कहां से लगा रहे हैं? ये बात आप सही कह रहे हो। देखो, राजनीतिक लाभ के लिए आप तो सरनेम की बात करते हो। लोग अपनी वल्दियत बदल देते हैं, अपना नाम बदल देते हैं। राजनीतिक स्वार्थ और ये लोकतंत्र का सिस्टम, ये वोटों की प्रथा आदमी को इतना गिरा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मगर लोकतंत्र है, सबके बावजूद कांग्रेसी सरदार पटेल को किसी ने बुरा तो नहीं कहा, कांग्रेसी लाल बहादुर शास्त्री को किसी ने बुरा तो नहीं कहा। अरे साइलेंट रहने वाले मौली बाबा नरसिम्हा राव पर आरोप नहीं लगा, तो आप पर आरोप लगते तो नाराज क्यों होते हैं? सेक्युलरिज्म का पेक्युलरिज्म बंद करो और नेशनलिज्म पर आओ। इस देश में किसी इज्म की जरूरत नहीं है, खाली नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, जनशक्ति, सनातनवाद, धर्मवाद और भारतीय संस्कृति, भारतीय के इतिहास की, रामायण महाभारत की कीमत है, इसको भूलो मत। राइट। तो अब आते हैं आपकी कर्म भूमि राजस्थान की तरफ। राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है और यहां सरकार की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, आप जिसे सरकार कहते हो, मैं उसे सरकार कहता ही नहीं। यह तो एक राजनीति का सर्कस है। राजनीति का सर्कस है। दिल्ली का रिंग मास्टर कहता है घोड़े चलते हैं तो घोड़े भाग जाते हैं। दिल्ली का रिंग मास्टर विसल बजाता है तो चीता कूद जाता है। दिल्ली का रिंग मास्टर हाथ से इशारा करता है तो भेड़िया बैठ जाता है। मैं राजस्थान की राजनीति के इस सरकार को सर्कस से ज्यादा महत्व नहीं देता। और रिंग मास्टर इसका कौन है? उसमें भी झगड़ा है। पहले तो एक ही रिंग मास्टर हुआ करता था, अब तो आधा दर्जन रिंग मास्टर है। वो सुरजेवाला भी एक रिंग मास्टर बन गया है, वो रंधावा भी रिंग मास्टर बन गया है, वो हुडा भी रिंग मास्टर बन। इतने रिंग मास्टर और 4-5 खिलाड़ी, हर आदमी एक एक बैट मारे तो इन खिलाड़ियों की क्या दुर्गति होगी? आप ही बताइए मुझे। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, राष्ट्रदूत जैसी प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ा, एक अकेला राहुल गांधी है जो चाहता है कि यहाँ परिवर्तन हो, पर ये 10 आदमी हट गया, नहीं होना चाहिए। ये संजय गांधी होता ना तो 2.5 मिनट में परिवर्तन कर देता। वो संजय गांधी, उसमें भी हिंदुत्व का जबरदस्त जोश था। वही आदमी था जिसने जामा मस्जिद के एरिया को ठीक कर दिया। काश संजय गांधी जिंदा होता तो आज कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। कांग्रेस ने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद को बेचकर सेक्युलरिज्म की आड़ में एक नए पेक्युलरिज्म को जन्म देना शुरू कर दिया। तब से कांग्रेस का पतन हुआ है। और आपको बता दूं, इसकी सीमा नहीं है। अडानी तो फिर उठ जाएगा, पर कांग्रेस नहीं उठ पाएगी, मैं आपसे कह रहा हूं। राइट, ठीक कह रहे हैं आप। तो राजस्थान की यदि स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी में क्या हलचल है इस वक्त? भारतीय जनता पार्टी में मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत साफ है। जब महाभारत शुरू हुई तो दुर्योधन से पूछा गया कि प्रधान सेनापति किसको बनाया जाए, तो उनके पास अश्वत्थामा भी था, उनके पास में कर्ण भी थे, उनके पास में द्रोणाचार्य भी थे, पर उम्र का तगाजा छोड़कर भीष्म पितामह को स्वीकार किया गया। मैंने एक लाइन में सारा जवाब दे दिया।
आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। इशारों इशारों में मैं सारी बात कह दी। ये जो नौजवान लड़के टाइप लोग हैं, सुनो सुभाष जी, ये नौजवान जो छोकरा टाइप मंत्री बन गए है ना, लाट टपक रही है इनके। वो क्या करते हैं, सुबह उठ के देखता, मैं मिनिस्टर तो हुई, ट्रांजिस्टर हूं, तो इसमें क्या बात है। कोई मिनिस्टर आज की जमाने में ट्रांजिस्टर से ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। कौन हो आप? कि मैं बीकानेर का मंत्री। आप कौन हो? जोधपुर का। अरे इन मंत्रियों को पूछो, पार्टी को समझो तो सही। एक बार जाकर के और लिम्बा राम जी से आरएसएस की ट्रेनिंग तो लो। मंत्री बनने के लिए ऊंचे दबा के सब बैठे हैं, पर मंत्री वही बनेगा। मैंने जो कल घोषणा की थी बीकानेर में, मंत्री तो मरते घुटते लड़ते घुटते अंत में गुलाब चंद कटारिया ही बनेंगे, और थोड़ा दिनों बाद हो सकता है राज्यपाल बन के। ये पार्टी अनग्रेटफुल नहीं है। 40 साल की अप्रतिम सेवा, हिंदुत्व के प्रति आस्था, राष्ट्र के प्रति आस्था, देश के प्रति आस्था, ईमानदारी और चरित्र का जो उदाहरण गुलाब चंद कटारिया ने पेश किया है कि आज के लौंडे लपाटों से, छोकरों से वो मिट जाएंगे, नहीं मिटेंगे। तो आना तो तय है। आपने पूछा, मैंने एक लाइन में जवाब दे दिया, उदाहरण भी भीष्म पितामह का दे दिया आपको, इससे ज्यादा। और सुनो, ठीक बात है, अभिमन्यु जैसे यंग भी होते हैं, उनको मौका मिलता है, पर उनको शहीद होना पड़ता है। हुए ना, अभिमन्यु शहीद नहीं हुए थे क्या? तो हो जाना सही। ऐसे ही देशभक्त हो तो अभी इस उम्र आई 25, 40, 45, 50 साल के लोग हो, 10-20 साल ट्राई करो, समझ लो। आदमी को केवल सत्तापेक्षी नहीं होना चाहिए, आदमी को कर्मपेक्षी होना चाहिए। ये उपदेश मैं बाकी सब भी भाजपा के संभावित उम्मीदवार को देता हूं। और एक वो बिरला जी भी कभी भी ट्राई कर लेते हैं, उनको भी लगता है कि मैं बन जाऊं। इसका कारण है, एक सीएम के पास सैकड़ों आईएएस आईपीएस होते हैं, खुद का हेलीकॉप्टर होता है, खुद का प्लेन होता है। ये जो सरकार पर निर्भर लोग हैं, इनका प्रोटोकॉल तो सीएम से ऊपर है। वो होता क्या है, सत्ता सारी काम मुख्यमंत्री के पास होती है। उस मुख्यमंत्री की दी हुई सत्ता को सब शहद की तरह चाटते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ बढ़ते रहते हैं। इसीलिए तो पार्टियां उत्थान नहीं कर पाती, इसीलिए तो पार्टियां ऊपर नहीं उठ पाती, इसीलिए तो पार्टियां फैसला नहीं कर पाती। राइट। तो आपने सुना, ये हैं चंद्रराज सिंह भी, राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री हमारे साथ रहे। चंद्रराज सिंह भी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आप सच्चाई कहने का अवसर देते हो, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।